हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। ट्वेल्थ स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई वीडियो के साथ। बिजनेस स्टडी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 5, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर स्टूडेंट अभी तक हमने डिस्कस कर लिया था कि ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, एंड फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में समझ लिया था। होप सभी वीडियोस आपने देख ली होंगी, अच्छे से समझ आ गई होंगी। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट डेलीगेटिंग ऑफ अथॉरिटी। मीन्स जो टास्क हमें दिया गया था हम अपने सबॉर्डिनेट को उसको डेलीगेट कर दें, उसको सौंप दें, उसको गारंट दे दें। तो ये सब क्या होता है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स अपना काम किसी और से करवाना। गॉट इट? सो बात करते हैं पहले इसके मीनिंग की, देन उसके बाद प्रोसेस देखेंगे। मीनिंग की अगर हम बात करें, सो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स इट मीन द ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी टू सबॉर्डिनेट टू ऑपरेट विद इन द प्रीसब्सक्राइब्ड लिमिट्स। कि भाई अपनी अथॉरिटी को किसी भी सबॉर्डिनेट को ट्रांसफ़र करना, ग्रांटिंग करना, किसके साथ? उसकी कुछ लिमिटेशन के साथ। ये नहीं कि जो पावर उसके पास थी, सुपीरियर के पास थी, वो सारी पावर सबॉर्डिनेट को भी दी जाएगी, नहीं। खाली उसको क्या करना है, एक टास्क होगा जो कि किसको दिया गया था? सुपीरियर को दिया गया था। वही टास्क उसको परफॉर्म करना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। द मैनेजर हु डेलीगेट्स अथॉरिटी होल्ड हिज सबॉर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ द असाइंड टास्क। कि जो मैनेजर होता है, जो क्या करता है, अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करता है, होल्ड करवाता है सबॉर्डिनेट को। अब सबॉर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो अपने टास्क को अच्छे से परफॉर्म करे। टू मेक श्योर दैट हिज सबॉर्डिनेट परफॉर्म ऑल द वर्क effectively एंड एफिशिएंटली इन एक्सेप्टेड मैनर द मैनेजर कैरिएट अकाउंटेबिलिटी। किसको छोड़ के? कि मैनेजर उसको अकाउंटेबिलिटी नहीं देता, लेकिन उसको साथ के साथ ये देखना जरूरी होता है क्या सबॉर्डिनेट उस काम को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली मीन्स कम कॉस्ट के साथ बड़े अच्छे तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, सो मीनिंग क्लियर है आपको? इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रोसेस और एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। सो प्रोसेस या एलिमेंट के अंदर 3 पॉइंट आते हैं। फर्स्ट वन इज अथॉरिटी, सेकेंड वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड वन इज अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी मीन्स क्या होता है? कि जो डिसीजन लेने की पावर। भाई डिसीजन लेने की पावर किसके पास होती है? अब किसके डिसीजन की बात की गई है? ये जो एक्टिविटी हमने परफॉर्म करनी थी, तो डिसीजन कौन लेगा? यहाँ पर पावर होगी सुपीरियर के पास, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी subordinate के पास होती है। द पावर ऑफ टेकिंग मीन्स द पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन इन द ऑर्डर टू गाइड द एक्टिविटी ऑफ अदर्स। अथॉरिटी इज दैट पावर विच इन्फ्लुएंस द कंडक्ट ऑफ अदर। मीन्स क्या कहा गया है कि जो अथॉरिटी होती है वो पावर होती है जो हमें काम कर रहे हैं वो दूसरों से भी करवाना हो तो हमें दूसरों को इन्फ्लुएंस करे। तो यहाँ पर इन्फ्लुएंस का मतलब क्या हो जाएगा? ताकि जो अदर वर्कर है या अदर सबॉर्डिनेट है वो भी अच्छे से काम कर सके, उनके मन में भी ये हो कि कल को हमारे सुपीरियर मुझे भी काम दे सकते हैं, तो वो अच्छे से परफॉर्मेंस करना चाहेगा। ये ना मेन गुड बुक में आने के लिए होता है अपने सुपीरियर की। ओके, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई ओवरऑल काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सबॉर्डिनेट की कि उसने प्रॉपर तरीके से काम किया या नहीं किया। सुपीरियर बस क्या कर सकता है कि उसको ऑर्डर इशू कर सकता है कि आपको ये काम करना है। अच्छे से काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबॉर्डिनेट की ही होती है। अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर तरीके से सुपीरियर के पास होती है, क्योंकि जो काम उसको उसके सुपीरियर ने दिया था तो उसके लिए आंसरेबल वही होगा कि उसने काम सक्सेसफुली किया या उस काम में वो फेल हो गया। यहाँ पर सबॉर्डिनेट की कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। इज दैट क्लियर? देन इसके बाद ये प्रोसेस थी, सो हम इसको एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। देन उसके बाद आते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑब्सोलेटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पर प्रिंसिपल कौन कौन से होंगे वो देखो।
अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड बट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। भाई हम जो हमें काम असाइन किया गया है हम उसको दूसरे बंदे को डेलीगेट कर सकते हैं, बट नेवर बी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी कैन डेलीगेटेड। बी अ मैनेजर, so the authority guaranteed to the subordinate can be taken back and redelegated to another person। भाई काम को किसी भी टाइम पर वो उसको ये लगे सुपीरियर को कि ये सबॉर्डिनेट तो अच्छे से काम को कर ही नहीं रहा, तो उस कंडीशन में वो वहाँ से उसको ले लेगा, वापस ले लेगा अथॉरिटी उससे, और किसी भी अदर पर्सन को रीडेलीगेट कर देगा। द मैनेजर कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी डिफॉल्ट और मिस्टेक द पार्ट ऑफ हिज सबॉर्डिनेट। भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी भले ही काम को अच्छे से करने की सबॉर्डिनेट की हो, बट जो अकाउंटेबिलिटी होती है उसको जो आंसरेबल होता है वो तो मैनेजर ही होगा। तो जो भी सबॉर्डिनेट ने गलती की उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? मैनेजर ही होगा, वो उससे नहीं बच सकता। ओके, फर्स्ट देखो यहाँ पर असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, गारंटिंग अथॉरिटी। यहाँ पर सबसे पहले क्या किया जाता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन किया जाता है, फिर गारंटी अथॉरिटी को हम किसी दूसरे बंदे को थोप देंगे, फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी, और फिर उसके बाद वो आंसरेबल होगा। क्लियर है? सो ये इसके कुछ प्रिंसिपल हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के अंदर डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम इसके बेसिस को लेके चलेंगे, मीन्स हम मीनिंग से ही स्टार्ट करेंगे कि पहले हम इनका मीनिंग देख लेते हैं कि मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है। सो अथॉरिटी मीन्स राइट टू कमांड, किसी को कमांड देना कि आपको ये काम करना है, वो अथॉरिटी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ओब्लिगेशन। क्या आ जाएगा ये? ओब्लिगेशन टू परफॉर्म एन असाइन टास्क। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यही होता है, जो आपको कमांड मिली थी अपने सुपीरियर से, वो आपको अच्छे से परफॉर्म करना है। अगर आपने गलती की उसके अंदर तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। अकाउंटेबिलिटी फॉर द आउटकम ऑफ द असाइन टास्क। अकाउंटेबिलिटी का मतलब यही होता है जो आपको टास्क दिया गया था उसका आउटकम, उसका रिजल्ट क्या आया, उसका जवाब दें, क्या वो काम सक्सेस हुआ या वो फेल हो गया। ओरिजिन कहाँ से होता है? जो अथॉरिटी होती है वो कहाँ से अराइज होती है? फ्रॉम फॉर्मल पोजीशन, जो फॉर्मल पोजीशन होती है वहाँ से। बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डेलीगेटेड अथॉरिटी से अराइज होती है। कहाँ से बनती है? जब हम किसी बंदे को कोई भी अथॉरिटी डेलीगेट कर देते हैं। और अकाउंटेबिलिटी होती है अराइज फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। किससे? रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट मीन ओरिजिन क्या हो जाएगा? अथॉरिटी तो हो जाएगी। अथॉरिटी याद कर लो कहाँ से? फॉर्मल पोजीशन से। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से अराइज होती है? अथॉरिटी जो आपको दी गई थी। अकाउंटेबिलिटी कहाँ से होती है? कि आपने अपना कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम किया। ओके, सो फ्लो की अगर हम बात करें तो फ्लो कहाँ से कहाँ होगा वो देखो। जो अथॉरिटी होती है वो डाउनवर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। डाउनवर्ड का मतलब क्या होगा? मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को काम देगा, ठीक है, एम्प्लॉयज को काम देगा। मीन्स ये डाउनवर्ड होगा, टॉपवर्ड टू डाउनवर्ड, सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? भाई हमने अपने सबॉर्डिनेट को काम दे दिए, तो सबॉर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके रिगार्डिंग होगी? अब सुपीरियर के, मीन्स ये अपवर्ड होगा। अब सबॉर्डिनेट टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? सुपीरियर। क्लियर है? सो नेक्स्ट अगर हम बात करें अकाउंटेबिलिटी की, तो अकाउंटेबिलिटी कहाँ से होगी? अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी हमारी अपवर्ड। ये भी क्योंकि देखो अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सुपीरियर को भी तो उसके सुपीरियर ने काम दिया होगा। वो सुपीरियर जो आपके लिए सुपीरियर था उसके ऊपर भी कोई ना कोई होता तो वो उसके लिए सबॉर्डिनेट होगा। ये भी कहाँ से होगा? सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर। विड्रॉल की अगर हम बात करें, सो अथॉरिटी कैन बी विड्रॉल एनी टाइम बाय गिविंग नोटिस। भाई एक नोटिस देके हम किसी भी टाइम पर अथॉरिटी को विड्रॉ कर सकते हैं। अगर बंदा अच्छे से काम नहीं करेगा तो हम किसी और को दे देंगे, है ना, प्रिंसिपल के अंदर अभी तो पढ़ा था। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी विड्रॉ वंस कैरेटेड। एक बार हमने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो किसी और के ऊपर
नहीं थोप सकता, ना हम उससे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। अगर आपको काम दिया गया है, आप ही रिस्पॉन्सिबल होगे उस काम के सक्सेस और फेलियर के। ऐसे ही अकाउंटेबिलिटी होती है। जो मैनेजर होता है, अगर एक बार उसने कोई भी काम ले लिया, वो काम उसने सबॉर्डिनेट को दे दिया, अच्छे से कर दिया, तो उसको अपने सुपीरियर को जवाब देना पड़ता है, तो उसको भी वो विड्रॉ नहीं कर सकते। सो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि ओनली अथॉरिटी को ही क्या किया जा सकता है, विड्रॉ किया जा सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को हम विड्रॉ नहीं कर सकते। क्लियर है? गॉट इट? आ गया समझ? सो ये था डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या महत्व होता है कि जब हम अपनी अथॉरिटी को किसी अनदर पर्सन को डेलीगेट कर देते हैं। इसके लाभ बताने आपको। सबसे पहले देखो भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं रिड्यूस ऑफ एग्जीक्यूटिव वर्कलोड। कि भाई जो एग्जीक्यूटर होता है, जैसे मैनेजर होता है, उनके पास तो बहुत सारे काम होते हैं। अगर वो अपने कुछ काम को किसी अदर पर्सन को डेलीगेट कर देता है तो उससे उसका काम कम हो जाता है। ठीक है। और हम कह सकते हैं कि इट रिड्यूस वर्कलोड ऑफ ऑफिसर्स, दे कैन दस यूटिलाइज देयर टाइम इन मोर इम्पोर्टेंट एंड कैरियर वर्क इंस्टेंड ऑफ वर्क ऑफ डेली रूटीन। कि जो डेली रूटीन के काम होते हैं उनसे अलग अगर कोई भी काम मिल जाता है मैनेजर को, तो वो अदर पर्सन को डेलीगेट कर देता है, तो इस वजह से उसका वर्कलोड कम हो जाता है। ओके। सो नेक्स्ट हम कह देंगे कि इम्पोर्टेंस के अंदर एम्प्लॉय डेवलपमेंट। भाई एम्प्लॉय को और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है ताकि वो अपने टैलेंट को यूटिलाइज कर सके, दिखा सके। और अगर वो अपने टैलेंट को दिखाएगा तो अपनी स्किल्स को यूज करेगा, स्किल्स को यूज करेगा तो उसके अंदर डेवलपमेंट होगी। ठीक है। तो अगर वो धीरे धीरे से ऐसे काम करता जाएगा, अपनी स्किल के अंदर इम्प्रूवमेंट करता जाएगा, तो एक दिन इस एबल हो जाएगा कि वो कॉम्प्लेक्स टास्क को भी कर सकेगा। इसीलिए ओवरऑल एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है जब उसको अथॉरिटी दी जाए तो। क्विक एंड बेटर डिसीजन आर पॉसिबल। भाई हमने सबॉर्डिनेट को काम दे दिया, उसको क्या कर दिया, अपनी अथॉरिटी सफिशेंट जितनी अथॉरिटी थी वो उसको ग्रांटेड कर दी। सो अब जो सुपीरियर होगा उसके पास क्या होगा, रूटीन के मैटर्स पे डिस्कस करना इजी हो जाएगा, तो कंसर्न कर सकेगा। तो जितने भी रूटीन के डिसीजन थे उनको वो क्विकली और बेटर डिसीजन बना सकता है। ओके। देन उसके बाद आता है हाई मोरल ऑफ सबॉर्डिनेट्स। भाई जब सुपीरियर किसी को काम देता है तो जो एम्प्लॉयज होते हैं, उसके सबॉर्डिनेट होते हैं, उनके मन में ये होता है कि हाँ भाई मेरे को काम मिला, इसका मतलब मैं बेटर कर सकता हूँ इस चीज़ को। तो वो अपनी पूरी उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि अपने काम को एफिशिएंटली और कैपेसिटी को डिस्प्ले करने के लिए, ताकि वो मैनेजर को खुश कर सके। तो यहाँ पर जो सबॉर्डिनेट है उसका मोरल इंक्रीज होता है, बढ़ता है। बेटर कोऑर्डिनेशन तो अपने आप ही होगा, क्योंकि जो हमने अथॉरिटी के जो एलिमेंट, डेलीगेशन के जो हमने एलिमेंट पढ़े थे, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, तो वो क्या डिफाइन करते हैं कि पावर किसके पास होती है, ड्यूटीज़ किसकी होती है और आंसरेबल कौन होता है। सो इन चीज़ों को ओवरऑल मीन्स सुपीरियर और सबॉर्डिनेट से ही हम कनेक्ट करके चलते हैं, है ना। तो जो सुपीरियर और जो सबॉर्डिनेट मिलकर काम करेंगे तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन तो अपने आप ही होगा। वो अच्छे से काम करेंगे ताकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ताकि काम गलत ना हो जाए। मैनेजर अच्छे से काम करवाएगा अपने सुपीरियर सबॉर्डिनेट से, ताकि उसको भी तो अपने सुपीरियर को आंसर देना है। काम फेल हो जाता, अगर वो टास्क सक्सेस होता है या फेल होता है तो उसके रिगार्डिंग, तो इस वजह से उनके बीच में इफेक्टिवली कोऑर्डिनेशन मेंटेन होता है उसके काम पे, जॉब पोजीशन पे। ओके, क्लियर है? सो ये था हमारा टॉपिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बस इतना ही इसके अंदर काफ़ी है ये पॉइंट। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छे से कर लोगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है टॉपिक हमारा। सो हम इसको इम्पोर्टेंट मार्क करके चलेंगे। ओके, हो जाएगा इजीली। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट टॉपिक। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप साया कॉमर्स क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।